त्या ठिकाणी शक्ती आहे, ऊर्जा आहे. आम्हाला आमचे गट टोक सर्व विसर्जित करावं लागतात, समाजापुढे नतमस्तक व्हावं लागतं आणि हे आज नतमस्तक होऊन समाज आमच्या बरोबर आला. याच्यासाठी या ठिकाणी आमदार साहेबांना सांगतो किंवा अजितदादांना किंवा सर्व राजकीय पक्षांना सांगतो, हा मोर्चा माझ्या नेतृत्वाखाली बिलकुल नाही. कोणी तसा उल्लेख करू नये. रिपब्लिकन पक्षाचा तर बिलकुलच नाही. हा मोर्चा आहे समाजाचा, बाबासाहेबांच्या माणसांचा मोर्चा आहे. How does Docker help with production quality applications? And how to build your own Docker file from scratch? Well, if you are a software engineer interested in learning Docker, this is the chance you were waiting for. A free masterclass by Scalar. Learn core Docker technologies such as Docker Hub, Docker Compose, Docker Swarm, and much more, all from scratch in a comprehensive bootcamp. Click on the link below to register. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಲಿಲ್ವ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದೇವ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಮಗು ಅಬೋಷನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗು 7 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಮಗುನ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ದಿನಾನು ದೇವ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು. बात है कि मुझे यहाँ साइप्रस आने का अवसर मिला, आप सबको मिलने का भी अवसर मिला। और मैं कल आया था तो मैंने सोचा जहाँ भी आज कल हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी समुदाय से तो मिलते ही हैं, तो उसके बिना तो कोई भी विज़िट अधूरी रह जाती है। तो मैं तो आप सबका भी मैं आभार हूँ। मैं हाई कमीशन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इसकी जो व्यवस्था की है इसके लिए सबसे पहले मैं अपना थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो मैं कल साइप्रस आया था, मुझे बताया गया है कि 15 साल के बाद कोई विदेश मंत्री आए हैं। अब कहीं कभी कभी विलम्ब हो जाती है, पर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश तो थी पिछले 2-3 साल से यहाँ आने की, पर आप जानते हैं कि कोविड के कारण कहीं भी आना जाना थोड़ा आजकल कठिन हो गया है। पर यहाँ आने का लक्ष्य जो था ये था कि अगर
हम दुनिया में देखें कि हमारे सचमुच जो दोस्त देश जो हैं, अगर हम उनकी एक लिस्ट बनाएं तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साइप्रस का नंबर इसमें बहुत आगे आएगा। और जो दोस्त लोग जो होते हैं उनको कभी कभी याद भी करना होता है, कभी कभी याद भी दिलाना होता है। और जो विदेश मंत्री का जो आना जो है, इसकी अपनी अहमियत होती है कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली रह जाती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में हर चीज़ उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती जो बढ़नी चाहिए। तो हर विज़िट का कुछ नतीजा निकलता है। तो मैं थोड़ा बहुत ये विज़िट जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कुछ चीज़ें जो भारत में हो रहा है इसमें आप लोगों को रुचि तो होगी, तो उसमें भी जो हमारे जो वहाँ जो देश के क्या हालात हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ साइप्रस के बारे में। कल जो है मेरी विदेश मंत्री मेरे काउंटर पार्ट जो हैं मिस्टर योहानिस कासुलिडिस, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। जो यहाँ के राष्ट्रपति आप जानते हैं कि देश के बाहर हैं, तो जो उनकी जगह जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, जो इनके संसद के अध्यक्ष हैं, जो अनीता देमेत्रियू, उनसे भी मेरी भेंट हुई। और जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी आए थे। और बातचीत के अलावा हम लोगों ने तीन एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर की। एक था कि जो भारत और साइप्रस के बीच में रक्षा के विषयों में हम एक दूसरे की कैसे सहयोग करें, उस पर डिफेंस कोऑपरेशन का एक MOU था। दूसरा जो था कि मोबिलिटी, कि भारत से आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दुनिया एक किस्म से वर्क प्लेस बन चुकी है, जो अपनी टैलेंट दिखाने के लिए, जो अपनी सर्विसेज बढ़ाने के लिए, जो क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? अगर कोई पौधा पनप ना रहा हो तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनप ना रहा हो तो हमें उसकी जड़ यानी कि उसके पाचन तंत्र को, उसके लीवर सिस्टम को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ ताकत की चीजें खाने से कुछ होने वाला है। लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश खाऊंगा, मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी सेहत बढ़िया बनेगी। क्योंकि इन सब ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, लेकिन क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना क्या फायदा इधर से खाया और उधर से निकल गया। जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक नट होता है। अगर आप उस नट को कस दें तो उसमें से जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम। और अगर उसी नट को ढीला छोड़ दिया जाए तो उसमें से गूदा ज्यादा निकलेगा और जूस कम। ठीक इसी उदाहरण को आप अपने शरीर पर समझें। अगर आपका पाचन तंत्र, आपका लिवर सिस्टम पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी का निचोड़ निकाल देगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने से पहले इस दवा को ले सकते हैं। पहले 5, 7, 10 दिनों के अंदर ही आपको इसका असर महसूस होने लग जाएगा कि मेरी भूख पहले से बहुत अच्छी होगी, मेरा हाजमा बहुत बढ़िया हो गया, मैं जो भी खाता हूं वही पच जाता है, बदन टाइट हो रहा है, कसरत करने को मन कर रहा है, शरीर में ऊर्जा, शक्ति, ताकत सी भरी रहती है, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक सी आ रही है, पर्सनैलिटी इंक्रीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Poor people sell time, rich people buy time. मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये चीज सीखी थी 2016-2017 में। I was still in a job and I was like, what does it even mean? Poor people sell time, rich people buy time. कुछ टाइम के बाद समझ आया what actually means is this is one of the biggest secret of how people become millionaire, how people become crorepati. Think about this. I was in a job for 16 years and I was trading time for money. That means I was actually selling my time, which was making me money. As I started my business, today I no longer trade my time for money. I no longer sell my time. In fact, I buy time because I know time is the most valuable commodity you and I we both have. So how do I buy time? In other words, I buy my freedom. Right now you must be seeing I am in Vancouver. I have been here for the last 10 days. I was in funnel hacking live in the US for 10 days. I was in Estonia. You see, I no longer depend on trading time for money. This is the secret I want to share with you. If you're watching this, whether you are in a job or you're a student or you've started your business, you're looking to become successful financially. But how do you become financially success? Only by stop trading time for money and by building your assets, your values, which can help people to get value, and you stop trading time. If you really want to learn how can I trade value for money, how can I multiply my value, how can I grow my value, whether it is videos, whether it is copywriting, whether it's book writing, whether it's coaching, training, physical goods, there are so many ways, new avenues have opened up where we don't have to do what poor people are doing. We can start doing what rich people are doing so that we can become rich as well. It took me 5 years to go from zero to becoming a multi-millionaire. It took me 1 year alone to make my first 1 crore. So forget about being a millionaire. Start by at least aiming for 1 crore. And if you want to know the secret, there is a secret blueprint called Passionpreneur Blueprint, 7-step process. If you start implementing that step by step by step, guess what's going to happen? Your life will start changing and you'll start getting results. There's a webinar I'm doing, which will be joined by thousands of people. Click the link, join the webinar so I can teach you my secret. My name is Dev Gadvi. I'm India's first passionpreneur mentor, twice best-selling author. I went from not knowing what to do in life to building the life of my dreams. You can do that as well. Click the link. I will see you in the webinar. Take care.
कुछ लोग रोजगारी के लिए जो बाहर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर ईयू के जो सदस्य देश जो हैं उनके साथ अगर मोबिलिटी एग्रीमेंट किया जाए तो एक किस्म से लीगल मूवमेंट जो है और आसान हो जाता है। तो दिस माइग्रेशन, वी कॉल इट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, एंड in last 3 years, 4 years, we have done with Portugal, we have done with France, we have just finished one with Germany. So we had yesterday concluded a declaration of intent, माने कि हम इस पे अभी negotiation शुरू करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास दिया भी गया था कि ये बहुत ही हाल में हो जाना चाहिए। और अगर ये हो जाएगा तो कम्युनिटी के लिए इसका बहुत लाभ होगा कि यहाँ जो हमारे देशवासी आएंगे उनका आना जाना जो है एक किस्म से सिस्टम इसको रेगुलराइज, रैशनलाइज करेगी, और सिस्टम एक किस्म से और इंडिया फ्रेंडली होगी। और ये हम चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साइप्रस जैसा देश जहाँ सर्विसेज का इतना बड़ा योगदान है, इसमें अगर हमारे भारतीय मूल या भारतीय नागरिक आए तो इनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तीसरा एग्रीमेंट जो कल हम लोगों ने तय किया था, ये साइप्रस जो है 2015 में पेरिस में जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका मकसद ये था कि दुनिया में सोलर एनर्जी की एक किस्म से वकालत करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फैलाएं। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस करीब अभी 100 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं, और साइप्रस ने भी कल ये निर्णय लिया, उसका भी उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो ये 3 कल एग्रीमेंट हुए थे, पर एग्रीमेंट एक किस्म से उदाहरण है या कि रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि साइप्रस के साथ कल जो मेरी बात हुई और आज भी उनके कुछ बिजनेस के लोग आए थे, हमारी दोपहर को मीटिंग हुई, शिपिंग मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर भी अलग से मिले थे। तो मुझे लगा कि यहाँ जो है ऐसे 6-7 अलग-अलग विषय हैं जिसको हम अभी हम तुरंत आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर साइप्रस का हमारे लिए एक महत्व है, वो एक किस्म से फाइनेंशियल पाथवे है कि साइप्रस जो है वो दुनिया में 3 देश हैं जो FATF एक फाइनेंशियल प्रक्रिया है, जो FATF के अलावा 3 देश हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैटेगरी 1 में डालते हैं। ये है साइप्रस, मॉरिशस और UAE। और साइप्रस से जो इन्वेस्टमेंट जो आता है, कुल मिला के पिछले सालों में करीब $13 बिलियन का पूंजी निवेश हुआ है भारत में। तो हमारे लिए जब आप पढ़ते होंगे कि भारत में आजकल FDI की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो हमारे लिए जितने अनुकूल पाथवेज जो हों ताकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना जो है और आसान हो जाए, उसमें साइप्रस का योगदान जो है ये बहुत, इसका अपना महत्व है। दूसरा जो विषय जिसके बारे में आज हमारी बात हुई थी, ये शिपिंग में है, और मैं जानता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। और शिपिंग का ये है कि भारत की आजकल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों बढ़ रही हैं। तो दुनिया के व्यापार में अगर आप देखें कि भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, ये हमारा पिछले साल जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था। पहली बार हमने 400 बिलियन को पार किया था, 400 बिलियन का लिमिट जो है वो पार किया था।
तो हम चाहते हैं कि शिपिंग का कोऑपरेशन जो है साइप्रस के साथ इसको हम आगे ले जाएं। थोड़ी बहुत जो हमारी जो बात हुई थी वो आईटी सेक्टर और मोबिलिटी पे हुई थी, क्योंकि ये सर्विसेज इकोनॉमी है। हम भी चाहते हैं कि भारतीय नागरिक जो है उनको दुनिया में जितना अपॉर्चुनिटी मिले वो उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो ये आईटी और सर्विसेज पे बात हुई। और हमारी जो राजनीतिक विषयों में जो कोऑपरेशन जो है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये बहुत मैं कहूँगा ये पारंपरिक है कि सालों से पिछले, क्योंकि ये साल जो है ये हमारा जो है रिश्तों डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने जो है 1961 में क्या था, सो 60th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस साल हो रहा है। तो ये 60 साल में हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं ये बहुत विश्वसनीय हैं। और जहाँ भी हम कहीं इलेक्शन लड़ते हैं या कोई मुद्दा होता है, जहाँ यूएन में हो या यूरोपियन यूनियन में हो, देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। नॉर्मली जो है साइप्रस हमारा साथ देता है और हमारे अगर कुछ वहाँ आपस में इस इशू पे कोई बातचीत हो तो आमतौर पे साइप्रस जो है भारत का पक्ष लेता है। तो हम लोग हमारी बातचीत में ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे भी हमने बहुत बल दिया। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत आजकल, भारत के हित, भारत का प्रभाव, भारत का पहचान, ये जो है दुनिया में बढ़ रहा है। और ये जो है आप इस रीजन में भी देखेंगे। ये आज तो मैं साइप्रस में ये आपको बता रहा हूँ, पर यही चीज़ अगर आप हमारे रिश्ते ग्रीस के साथ देखें या इटली के साथ देखें या पोर्चुगल के साथ देखें या इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत। तो पूरे मेडिटेरेनियन में आजकल जो है भारत की जो मैं कहूँगा एक किस्म से भारत की पॉलिटिकल प्रेजेंस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये बढ़ रही है। और इसमें साइप्रस जैसे दोस्त देश का इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हर देश चाहेगा कि किसी भी रीजन में कुछ ऐसे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स और पार्टनर्स हों जिस पे हम विश्वास कर सकें, जिस पे हम निर्भर कर सकें और उनको एक किस्म से फाउंडेशन बना के पूरे रीजन की हम प्लानिंग बनाएं। तो ये मोटा मोटा मैंने सोचा कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा इस पे समझाऊं और आपको मेरे इस यात्रा के बारे में भी बताऊं। तो मुझे थोड़ा बहुत अब भारत के बारे में कुछ कहने दीजिए, क्योंकि मैं वहीं से मैं आया हूं और मुझे पता है कि जो हमारी समुदाय जो देश के बाहर है उनका ध्यान हर वक्त भारत में ही होता है। और आजकल हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहली खबर जो है आप घर की खबर ही देखेंगे। और ये परिवर्तन, क्योंकि जब पहली बार जब हम लोग बाहर गए थे और ये करीब 45 साल पहले बाहर गए थे, उस समय जब तक हमारे न्यूज़पेपर्स नहीं आते थे और वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो घर में भी क्या हो रहा नहीं हो रहा ये पता कराना इतना आसान नहीं था।
तो मुझे पता है आपको ज़्यादातर ज्ञान तो होगा कि भारत में हो क्या रहा है, पर तब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले सालों में जो बड़ी चुनौतियाँ जो दुनिया ने देखी है, वो चुनौतियाँ भारत को भी सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कोविड की चुनौती थी कि कोविड एक किस्म से हर देश के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, और किस तरीके से हर देश इसको उन्होंने सामना किया वो अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय जो कोविड के बीच में थे, ये कहना बहुत आसान था कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनकी नीति ठीक थी, उनकी ठीक नहीं थी, पर अब कुछ समय बाद अब दिखाई दे रहा है कि वो कौन से देश थे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिनके हेल्थ सिस्टम ने जल्दी से वो ऐसी प्रक्रिया खड़ी की कि जो कोविड का जो ट्रीटमेंट जो था, कोविड के सेंटर्स जो थे, कोविड की दवाइयाँ जो थी, जो कोविड के लिए मास्क और वेंटिलेटर्स और मेडिसिन का प्रोडक्शन जो था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से अगर कुछ चुने हुए देश जो हैं जिन्होंने अपना तो देखा ही, पर दुनिया का भी जहाँ उनको मदद करने का अवसर मिला, तो उन्होंने माने खुले दिल से उन्होंने दुनिया की मदद की, और हम उनमें से एक देश हैं। और मैं कहूँगा मंत्री के रूप में नहीं, हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 140 देश से ज़्यादा हमने दवाएं दी और 100 देश से ज़्यादा हमने वैक्सीन्स दी, और ऐसे ऐसे देशों को वैक्सीन दी, और बहुत सारे वैक्सीन जो है हमने मुफ्त में दिया था। ऐसे देशों को हमने दिया जिनको दुनिया ने उस समय, दुनिया के मन में नहीं था वो देश। वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो विकसित देशों को पहले मिला था, विकासशील देश ज़्यादातर पीछे रह गए थे। और अगर एक देश ने अपने माने अकेला उस सिचुएशन को एक किस्म से संभालने की कोशिश की, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत ये एक देश था। तो कोविड की चुनौती जो है हमने, अब मैं हॉलीडे प्लानिंग बॉलीवुड मूवी नहीं लगती? कहा ना जेम, नहीं भैया पूल। दो भाइयों में दुश्मनी, बस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो, आस लगाए बैठी एक माँ। बजट में आएगा? एक कंजूस सेठ जी और मुझे बचाने हीरो की सीधी मारेंगे। 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस। ये पिक्चर तो हिट है, अगर ट्राई करो। हमें लगता है कि जो पिछले 3 साल जो है हम उसको संभाल पाए। भारत में 2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं, और अब बहुत लोगों को बूस्टर शॉट भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अब फिर से थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई है कोविड के बारे में। अब देखते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में जो करना है, मोदी सरकार जो है जैसे पहले भी कर पाई थी, वो चुनौती का बिल्कुल दृढ़ता के साथ, सफलता के साथ वो सामना कर सकती है। दूसरी चुनौती जो है, कोविड के कारण हर जगह, हर देश में, और ये आपने साइप्रस में भी देखा होगा कि इसका जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा है। हर ऐसा एक देश नहीं है दुनिया में जिसकी इकोनॉमी में गिरावट नहीं हुआ है, जहां रोजगारी पे इसका प्रभाव नहीं है, जहां अलग, तो हेल्थ के अलावा जो इसका इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है, ये बहुत दुनिया के लिए ये बहुत एक कठिन चुनौती है। और इसका कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो तुरंत हो या जो जल्दी में हो। तो ये अभी जो है दुनिया, मैं कह सकता हूँ एक रिकवरी पाथ पर है, और रिकवरी पाथ में बहुत सारे देश हैं जिनका जीडीपी जो है कोविड के पहले अगर आप कंपेयर करें तो उनका जीडीपी काफ़ी गिर गया है, उनके ग्रोथ रेट्स भी बहुत गिरे हैं, बहुत स्लो डाउन हुए हैं।
और उनमें से बड़े इकोनॉमी में से भारत एक देश है जो अभी भी हमारी अपेक्षा है कि इस साल हमें 6.5 और 7% के बीच में हम ग्रोथ रेट देख पाएंगे। और इसका कारण है कि इन 3 सालों में जब ज़्यादातर दुनिया एक किस्म से रिएक्टिव पोस्चर में थी, बहुत सारे देशों ने, अब कुछ लोगों ने ये टर्म सुना होगा क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो विकसित देश जो हैं उन्होंने पैसा और छापा, उन्होंने एक किस्म से उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो थी वो फाइनेंशियल पॉलिसीज कोविड के कारण इकोनॉमी को बढ़ाने रखने के लिए बहुत इजी क्रेडिट पॉलिसीज थी। अब ये टाइट हो रहा है और इसका दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब भारत एक देश था जिन्होंने ये करने के बजाय इन 3 सालों में हमने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की और अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म्स की कि हमारी जो बैंकिंग जो है उसको हमने क्लीन अप किया, क्रेडिट पॉलिसीज बदली, जो हमारे बिजनेसेस खासकर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो थे, सर्विस सेक्टर जो था, उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा सपोर्ट हमने दिया। और लेबर रिफॉर्म्स की, एजुकेशन रिफॉर्म्स की, आप कुछ लोग जानते होंगे कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई है पिछले साल। तो बाकी लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे थे, हम रिफॉर्म कर रहे थे। और इस रिफॉर्म के कारण अगर हम अभी 6.5 और 7% ग्रोथ रेट की बात करें, ये इतना आसान नहीं है, ये अपने आप नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि इन 3 सालों में हमने जो रिफॉर्म जो करना चाहिए था दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रिफॉर्म्स की, इस रिफॉर्म्स का परिणाम जो है हमें आज दिखाई दे रहा है। अब ये भी है कि कोविड, मैंने हेल्थ की बात की और मैंने आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी की बात की, पर क्योंकि विदेश मंत्री के नाते मैं दुनिया में अलग अलग जगह जानता हूँ और मैंने ऐसी जगह देखी हैं जहाँ कोविड का असर एक किस्म से बिल्कुल जो वल्नरेबल सेक्शन जो है, जो गरीब लोग उन देशों में हैं, उन पे उसका सीधा असर दिखाई दिया। और ऐसे दिखाई दिया जहाँ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ फूड शॉर्टेजेस हुए, जहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ मिलना जो है वो बंद हो चुका था, जहाँ ऐसे हमारे बगल में कुछ ऐसे देश थे जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि इकोनॉमी को कैसे चलाएं। और उस समय कोविड के समय में अगर एक हमारी बड़ी चिंता थी, ये चिंता थी कि किसी को कोविड के समय में, क्योंकि 100 साल पहले कोविड जैसा एक स्पेनिश फ्लू आया था और स्पेनिश फ्लू में महामारी से ज़्यादा लोग जो हैं भूखमरी के कारण मरे। माने famine deaths in Spanish flu was more than the flu deaths. And very, very early when at the time before lockdown was taking place, Prime Minister told us in the cabinet that in my prime ministership, nobody will die hungry. So we started, and I say this to you because even today many Indians within the country, outside the country, they do not fully understand this. We started what was the biggest food support program in the world. And we, for 2.5 years, provided food free to 800 million people. 800 million people means twice the population of the European Union. And in the same time, we were putting money into the bank accounts of more than 400 million people. So if the country has come through COVID, विदेश से सप्लाई आधी रेट में होगी और हमारा प्रॉफिट 90 करोड़। हम विदेश से माल नहीं लेंगे। उन्होंने जो करना था कर लिया, अब हम दिखाएंगे। मीर मुनाफा बहुत बड़ा है, हमारे देश और हमारे जवानों के सामने बहुत छोटा है।
राजनिवास, सोच जो करे राज. Obviously because the people were strong. Obviously because we responded with the right health policy. But also because we ensured that nobody went hungry. We ensured that nobody, because they lost their job or because there was a lockdown, they did not run out of money. That their essential needs were met. So you have to ask yourself, how did this country, which all of you know so well, how were we able to get 800 million people fed, 400 million people's bank accounts done, 2 billion vaccines done, shot and arms? How did this happen? I think every Indian today needs to think about it. And I will tell you how it happened. It actually happened today because we have created a digital backbone. That we have today the ability in India, we have leapfrogged on the digital side, that using the Aadhaar as the foundation. Today, actually, the Indian system is delivering benefits to people on a scale which you cannot imagine, and in a manner in which आप सब लोग, आपको याद होगा कि एक समय में कहते थे कि अगर दिल्ली से 10 रुपए निकले तो 1 रुपए पहुंचता था जहां जाना चाहिए था, बाकी 9-8 जो भी हैं वो रास्ते में गायब हो जाता था. That is, out of 10 rupees which left Delhi, people said 1 rupee reached the beneficiary. 9 rupees disappeared on the way. Now today, if 10 rupees leaves, 10 rupees reaches. And it reaches why? Because of that digital power that we have. So if there is something for which the world is interested in us, for which even when I speak to people in Cyprus, for them what we have done on the digital side is remarkable. Because it has allowed us on any big program, we today, you would have heard this cooking gas program, Ujjwala, where you are replacing firewood cooking with gas cylinders. Now the beneficiaries of Ujjwala are 80 million people. That is the population of Germany. So we are able to track 80 million people, saying these are the people who should be getting gas cylinders. We are able, today we are giving housing to the people who do not have houses, both in the cities and in the countryside. In India, our average family size is 4.8, let us say 5. So if you give one house, average 5 people benefit. So far, in the last 7 years, we have given 25 million houses, built and given 25 million houses, which means 125 million people today have a roof above their heads, which they did not have. And you ensured that the 125 million people are the right people, because it is not only building the houses. You can build the houses, but like the 10 rupees which left Delhi, the houses could have all gone to people who may not have been the right beneficiaries. And this is happening today across the board. That even, we have started pension schemes in India. If you see, there are different schemes. The total coverage today of pension schemes is more than 400 million people are benefiting from pension schemes. So the change which I want to present to you today, because some of you may have been to India recently, but some of you may not have been. I know many friends and relatives abroad who have not come for 3 or 4 years. I think they will be surprised to see the change in India in the last 3 or 4 years. That for us, yes, COVID has been a very tough experience. It has been for everybody. But we have not just dealt with COVID. We have come out of COVID with better health system, with better education system, with a better social digital delivery, with a safety net,
so that whether it is financial support or whether it is food support, that era when people were left to look after themselves, that era in India is today behind us. And that is the change which I think Indians living abroad must appreciate and understand. So, the other challenge, of course, we have, is in the field of national security. It is again not new to anybody, but what I think has been very clear from the policies and the performance of the Modi government is that on core issues there is no compromise. That we are very clear that because no country has suffered as much from terrorism as we have done. And we have been very clear that we will never accept it, we will never normalize it, we will never allow terrorism to force us to the negotiating table. We want good neighborly relations with everybody, but good neighborly relations does not mean excusing or looking away or rationalizing terrorism. That we are very clear. The second, of course, is our borders, and we have challenges on our borders. The challenges on the borders intensified during the COVID period. And you all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. So on the foreign policy side, on the national security side, I can share with you a picture of firmness. On diplomacy, on foreign policy, because that is something which I am involved in every day, I can say, and that at this time there is a lot of expectation from the world about India. There is a lot of expectation about us because, one, we are seen today as a strong economy. We are seen today as a country which will contribute to solving the problems of the world. And I gave you the example of vaccines. We are also seen as a country which is independent, which has the courage to stand up when you have to stand up, which is able to bring very different countries, sometimes countries who are not able to deal with each other, but we have that ability to talk to everybody, to get, to try and get people around the table at one time. And that is why today, the fact that we have taken on the presidency of the G20 on the 1st of December is something which is very important. It will I think definitely reassure the world that at a very difficult time in global politics, the presidency is in the hands of a country like India. And we are going to handle this presidency in a way in which we want to make the world understand India and appreciate the diversity of India more. So the G20 normally involves about 200 meetings. And these 200 meetings will be done in about 55 cities of India. So probably cities from which most of you would come from in one way or the other. Definitely every state would be covered. We want, in a sense, to use the G20 to get the world to understand and appreciate
India better. We also want Indians to become more global, that when they see the G20 take part, and I'm seeing already every state, every city where G20 meetings are taking place. It can be a big meeting, can be a small meeting. There is a lot of enthusiasm. And people in India today want to be connected more with the world. And that is something which we feel we have an opportunity to do. So finally, let me say a few words about Indians abroad. Indians abroad in the sense of Indian citizens abroad, of people of Indian origin abroad, people who are part of Indian families abroad, overseas citizens, OCI card holders. From the time the Modi government came, I think we have been very clear that Indians abroad are a great source of strength to the motherland. I mean, there is absolutely no two ways about this. But just saying this is not enough. As we become bigger, as more Indians go out, as the global workplace increases, today there are 32, 33 million Indians, 3.3 crore Indians, and people of Indian origin who live abroad. Maybe about roughly 2 to 1 are non-citizens and citizens. Now, when such a large number of people live abroad, and the benefits to India is visible for us in many ways. But the big issue which arises is, what is the obligation of India? And the obligation of India is really to take care of them, to the best possible ability, especially in the most difficult situations. So you have seen in the last 7 or 8 years, wherever Indians have been in difficulty, the Indian government, the Indian state is there for them. And I can tell you, as someone who's done more than 40 years in the foreign ministry, this has been really a complete transformation about how embassies and high commissions and ministries and officials think about the Indian community. That there was a time when we would applaud people saying, you went and did this for someone. Today we expect them to do it. That what was earlier an effort or an exception, today has become a system. And that system is visible in different ways. It can be visible for Indians in distress using a community welfare fund. It can be a situation like what you read about or saw in the case of Ukraine, when 20,000 young Indians were stuck. So